हेलो एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल ऑफ क्लासेस विद देव। जहाँ पर मैं क्लास 9th का पियर्सन का फर्स्ट चैप्टर सेल के बारे में बताऊंगा, जो कि बहुत ही एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है और इम्पोर्टेंट एक चैप्टर है। सेल के बारे में का हमने क्लास 8 में भी सीखा था कि सेल है क्या। सेल इज द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ या फिर सेल इज द बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ लाइफ। बिल्डिंग ब्लॉक का क्या मतलब है? जैसे किसी भी घर को बनने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या चाहिए? ईंट। वैसे हमारे शरीर को या भी किसी भी ऑर्गेनिज्म को सबसे छोटी इकाई क्या चाहिए बनने के लिए? सेल। समझ में आ गया होगा। सेल से फिर टिश्यू बनता है, टिश्यू से ऑर्गन, ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम, फिर ऑर्गन सिस्टम को मिला करके एक ऑर्गेनिज्म बनता है। तो डिस्कवरी ऑफ सेल। सेल को सबसे पहले डिस्क्राइब किसने किया? सबसे पहले रॉबर्ट हुक ने 1665 1665 की बात है तब। आज से तकरीबन 350-400 साल पहले। लिविंग सेल को किसने खोजा, मतलब डिस्कवरी, इसके बारे में किसने बताया? एंटन वन ल्यूवेनहुक। इनका नाम है एंटन वन ल्यूवेनहुक। 1674, इसके 9 साल के बाद ये लिविंग सेल में उन्होंने पॉन्ड वाटर लिया और पॉन्ड वाटर में उन्होंने बैक्टीरिया को पाया, फिर प्रोटोजोआ को पाया, और फिर उन्होंने एक और लिविंग सेल को एग्जामिन किया, स्पर्म के बारे में, उसके बारे में भी बताया। फिर आता है सेल थ्योरी। ये सेल थ्योरी है क्या? तो 1838 में हमारे बोटनिस्ट मैथियस लाइडन, उन्होंने बताया ऑल ऑर्गेनिजम्स आर मेड अप ऑफ सेल। मतलब जितने भी ऑर्गेनिज्म है वो सब सेल से बने हुए हैं, सिर्फ उन्होंने बताया। जबकि 1665 और 1674 में सेल की खोज हो गई थी, लेकिन फिर भी उनके ये बताने के कारण ये सेल थ्योरी में आ गया। फिर उनके एक साल बाद ही ये थियोडर स्वान, जो कि जूलॉजिस्ट थे, उन्होंने बताया सेल इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ। मतलब सेल ही है किसी भी लाइफ को स्टार्ट करने के लिए, स्ट्रक्चरली भी और फंक्शनली भी। अब इनको हम याद कैसे करेंगे? मैथियस लाइडन बॉटनिस्ट थे, स्वान जूलॉजिस्ट थे, थियोडर स्वान। तो हम इन्हें पकड़ते हैं, थियोडर स्वान को। स्वान का एक संस्कृत में मतलब होता है कुत्ता। तो कुत्ता क्या है? जानवर है। तो उसी तरह से थियोडर स्वान को हम जूलॉजिस्ट। ये सिर्फ एक ट्रिक है, इनका मजाक नहीं उड़ाना है। फिर तीसरा है पोस्टुलेट, मतलब कि इन दोनों के बाद एक मॉडिफिकेशन है। किसने किया? रुडोल्फ विर्चोव। ये भी ग्रेट साइंटिस्ट है। उन्होंने बताया ओमनिस सेलुला ई सेलुला। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। मतलब क्या है इसका? मतलब सिंपल है, जैसे जो भी ऑर्गेनिज्म होगा, जैसे ऑल सेल्स अराइज फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग सेल। हम लोग हैं, हम लोग एक सिंगल सेल से बने होंगे, मतलब पहले एक सेल ही हुआ होगा, उसके बाद फिर उसमें मल्टीपल मल्टीपल मल्टीपल, उसके बाद फिर एक ऑर्गेनिज्म बनता है। मतलब कि जो न्यू सेल है वो पहले वाले सेल से उपजनन होगा, मतलब कि वो पहले वाले सेल से बनेगा। इसका यही मतलब है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है यूनिसेलर ऑर्गेनिज्म और मल्टीसेलर ऑर्गेनिज्म। यूनि, इसका मतलब ये एक। तो यूनि मेड अप ऑफ अ सिंगल सेल, सिर्फ एक सेल से बना हुआ होता है। जब एक सेल ही है तो उसी सेल में सारा काम होगा। जैसे ऑल लाइफ प्रोसेस आर कर इन वन सेल। ये लाइफ प्रोसेस का मतलब हो गया रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, डाइजेशन, एक्सक्रेशन। रिप्रोडक्शन मतलब एक ऑर्गेनिज्म से दो ऑर्गेनिज्म, या फिर मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म हो जाना। न्यूट्रिशन, खाना खाना। डाइजेशन, उस खाने को पचाना। एक्सक्रीशन, जो वेस्ट मटेरियल है उसे बाहर निकालना। तो ये हो गया यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। इट मे बी यूकैरियोट्स और प्रोकैरियोट्स। प्रोकैरियोट्स में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया आते हैं। यूकैरियोट्स में यहाँ पे यूनिसेलुलर में हो जाएगा फंगी और प्रोटिस्टा। एग्जाम्पल इसके हो गए बैक्टीरिया, अमीबा, पैरामीशियम। इनका जो लाइफ स्पैन है वो शॉर्टर होता है, छोटा होता है। अब बात करते हैं मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म की। मेड ऑफ मोर देन वन सेल, मतलब एक सेल से अधिक, उससे ज्यादा सेल से बना हुआ है। इसके पास होता है डिवीजन ऑफ लिवर। ये डिवीजन ऑफ लिवर क्या है? लिखा हुआ स्पेसिफिक फंक्शन फॉर अ स्पेशलाइज्ड सेल। जैसे अगर रिप्रोडक्शन करना है हमारे इंसान में ही, तो फिर उसके लिए एक अलग टिश्यू या फिर ऑर्गन बना हुआ होगा। न्यूट्रिशन, खाना खाने के लिए माउथ है। डाइजेशन, डाइजेशन के लिए पेट है। एक्सक्रीशन, यूरिन निकलता है और फिर स्टूल निकलता है। ये हो गया डिवीजन ऑफ लेबर। फिर दूसरा इट इज ओनली यूकैरियोट्स। इसमें सिर्फ यूकैरियोट्स ऑर्गेनिज्म ही आएंगे। एग्जांपल ह्यूमन हो गया, मैंगो ट्री हो गया। लाइफ स्पैन लॉन्गर।
इनका जो लाइफ स्पेन है वो सालों साल में होता है। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है सेल साइज। सेल साइज है क्या? A small size of cell results in rapid transport of substance as compared to large size। मतलब क्या है इसका? जो स्मॉल साइज के सेल होंगे वो लार्जर साइज के सेल से जल्दी जल्दी ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस करेंगे इधर से उधर। जैसे इस एग्जांपल से हम लोग समझेंगे। जैसे एक क्यूब दे रखा है जिसका साइड 30 माइक्रोमीटर है, उसको फिर 27 पार्ट में बांटा गया तो उसका साइड जो है वो 10 माइक्रोमीटर हो गया। वैसे करके 27 यहाँ पे 30 हो जाएंगे। जिसकी मैथ अच्छी होगी उसको ये एग्जांपल अच्छे से समझ में आएगा। अभी देखते हैं। फिर दूसरा पॉइंट है स्मॉल साइज सेल है लार्जेस्ट सरफेस एरिया अपॉन वॉल्यूम रेशियो। वो यहाँ पर देख लेते हैं एग्जांपल से। पहले एग्जांपल समझा देता हूँ फिर ये दोनों पॉइंट्स क्लियर हो जाएंगे। इसका वॉल्यूम तो सेम होगा दोनों का। सरफेस एरिया निकालते हैं। सरफेस एरिया ऑफ क्यूब क्या होता है? 6 इंटू में ए स्क्वायर। अब यहाँ पर समझते हैं 6 इंटू ए स्क्वायर का क्या मतलब है। जैसे इसका हम लोग एक फेस निकालते हैं तो वो क्या हो जाएगा? एक स्क्वायर हो जाएगा। स्क्वायर का एरिया क्या होता है? साइड इंटू साइड। तो वैसे करके क्यूब में कितने फेसेस ऑफ स्क्वायर हैं? 6। 6 इंटू में ए स्क्वायर। इसका साइड कितना हो गया? 30 माइक्रोमीटर स्क्वायर। ये 30 का स्क्वायर 6 इंटू 900 यानी कि 5400 5400 माइक्रोमीटर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखते हैं इसका सरफेस एरिया ऑफ अ स्मॉलर क्यूब। जिसकी मैथ अच्छी होगी वो आराम से समझ आएगा। इसका भी होगा 6 इंटू ए स्क्वायर। 6 इंटू ए स्क्वायर और ये है कितने? ये 27 है। 27 फिगर तो मैं ऐसे क्यूब बना नहीं सकता, बोर्ड भर जाएगा। 6 इंटू 10 का स्क्वायर मल्टीप्लाई 27। 10 का स्क्वायर 100 हो गया और ये 6 7 42 होगा 16,200 माइक्रोमीटर स्क्वायर। देख रहे 54 और ये 16 लगभग 3 गुना बढ़ गया है सरफेस एरिया सिर्फ इसको कट करने में। कट करते इसका 3 गुना हो गया। एनसीईआरटी में डबल दे रखा है वो ट्रिपल हो जाएगा। आप लोग भी देख सकते हैं 16,200 है और ये 5,400 है। डायरेक्ट 3 गुना बढ़ जाता है सरफेस एरिया। तो इसका सरफेस एरिया ज्यादा हो जाएगा। तो फिर इसमें कुछ पॉइंट्स लिखा गया है पेयरसन में जो कि जिसका लार्जर सरफेस एरिया और वॉल्यूम रेशियो होगा वो ग्रेटर डिफ्यूजन ऑफ सब्सटेंसेस। जैसे अब ऑक्सीजन आना है, ठीक, इस सेल में भी इस सेल में भी। देखते हैं ऑक्सीजन यहाँ आया, यहाँ आके रुक गया। अब इसको बीच में ले जाने में कितना तकलीफ होगा, लेकिन वैसे ही यहाँ पर छोटा रहा तो फिर ये यहाँ तक जाएगा। इसके बीच में जाने में कितना टाइम लगेगा? बहुत ही कम टाइम लगेगा। और यहाँ तक जाने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा। तो जल्दी डिफ्यूजन यहाँ होगा। इजी रिपेयर ऑफ डैमेज सेल। जैसे यहाँ पर मैं एक और बना ही देता हूँ। अब ये सेल यहाँ से डैमेज हो गया और यही सेल यहाँ से डैमेज हो गया इतना दूर, और ये सेल यहाँ से डैमेज हो गया इतना दूर। अब इस सेल को डैमेज होने रिपेयर होने में टाइम ज्यादा लगेगा या फिर इस सेल को? इसमें ही ज्यादा टाइम लगेगा सेल को रिपेयर होने में। तो ये जल्दी से रिपेयर हो जाएगा। इसलिए लार्जर सरफेस एरिया अपन वॉल्यूम रेशियो जिसका ज्यादा होगा तो उसका रिपेयर जल्दी होगा। इजी पैसेज ऑफ न्यूट्रिएंट्स इनटू द सेल। न्यूट्रिएंट्स मतलब भोजन को यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा और यहीं पर यहाँ तक आने में कितना टाइम लगेगा? बहुत जल्दी होगा। कन्वीनियंट एग्जिट ऑफ मेटाबॉलिक वेस्ट। इससे वेस्ट निकलने में बहुत आसानी होगी। सब सिंपल है। इजी एक्सचेंज ऑफ रेस्पिरेटरी गैसेस। ऑक्सीजन के बारे में तो मैंने बताया। अब है सेल शेप, उसके बारे में भी बात करते हैं। अब हमारा टॉपिक है सेल शेप। शेप ऑफ सेल इज रिलेटेड टू इट्स फंक्शन। जैसे शेप ऑफ सेल कौन डिसाइड करता है? जैसे सेल का जो फंक्शन होगा वही डिसाइड करेगा शेप ऑफ सेल कैसा होगा। एग्जांपल से समझते हैं। WBC इरेगुलर इन साइज होता है। क्यों? क्योंकि दे कैन मूव टू साइट ऑफ इंजुरी। अब जैसे हमें चोट लगती है, WBC मदद करता है उस चोट को सही करने में। जैसे ये रहा हमारा एक यहाँ पर सेल और यहाँ पर कुछ प्रोकैरियोटिक सेल आ गया, मतलब कुछ यहाँ पे इंजरी हो गया। अब मान लो WBC यहाँ है, ये इरेगुलर इन साइज हो
इरेगुलर इन शेप होगा, तो यहाँ से स्क्वीज आउट करते हुए अंदर आ जाएगा और यहाँ तक पहुंच जाएगा, और फिर इस डैमेज को रिपेयर कर देता है। फिर आरबीसी की बात करते हैं, टू प्रोवाइड लार्जर सरफेस एरिया फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस। ये बाई कॉन्केव होता है। बाई कॉन्केव का मतलब हो गया एक ऐसे, दूसरा ऐसे, ऐसे वो गोल दिखा रहा होगा बुक में, लेकिन अगर जो उसके इधर वाले फेसेस को हम लोग देखते हैं तो फिर ये कुछ ऐसा होता है। क्यों? फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, जहां यहां से ऑक्सीजन और CO2 का अंदर बाहर होना जाता है, ऑक्सीजन अंदर जाएगा और CO2 बाहर निकलेगा आसानी से। फॉर डिफ्यूजन ऑफ गैसेस, डिफ्यूजन ऑफ और ऑस्मोसिस के बारे में हम लोग आगे पढ़ेंगे। मसल सेल ये होते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल इलोंगेटेड, जैसे ये हमारा हाथ का मसल है। हेल्प इन मूवमेंट, मूवमेंट के यहाँ पे मसल सारा जमा हो गया और यहाँ से फिर से फ्लैट हो गया, इसी को हम लोग कहते हैं कॉन्ट्रैक्टाइल और इलोंगेटेड, जो कि मसल सेल होता है। अब बैक्टीरियल सेल की बात करते हैं, इसका शेप कैसा होता है। कोकस का मतलब है ओवल शेप, वेसिलस का मतलब है रॉड शेप्ड, विब्रियो का मतलब है कॉमा शेप्ड, कॉमा ओवल रॉड, समझ में तो आ रहा होगा। स्पाइरल का मतलब है स्पाइरल जैसा, स्पाइरोचेट का मतलब स्पाइरल जैसा है लेकिन इरेगुलर है, जैसे तैसे। ये सब तो था सिर्फ ऊपर ऊपर। हमारा जो मेन टॉपिक रहेगा वो रहेगा सेल ऑर्गेनल, यूकैरियोट्स एंड प्रोकैरियोट्स। ये सब सिर्फ एक सेल का ओवरव्यू है। तो अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्ट्रक्चर ऑफ सेल, जो कि काफी इंपोर्टेंट है। अब है स्ट्रक्चर ऑफ सेल। सेल आखिर बना हुआ कैसे? जैसे सेल, जैसे हम लोग बने हुए हैं कैसे, दो हाथ दो पैर, वैसे ही सेल का कुछ कंपोनेंट होगा। पहला हमारा मेम्ब्रेन कवरिंग, जैसे सेल का आउटर मेम्ब्रेन, जैसे सेल मेम्ब्रेन हो गया, सेल वॉल हो गया। सेल मेम्ब्रेन तो होता ही है प्लांट्स में, उसके ऊपर से सेल वॉल भी होता है, फंगी के भी पास सेल वॉल होता है। एक एक्स्ट्रा है ग्लाइकोकाइलिक्स, जो कि बैक्टीरियम पाया जाता है। अब है प्रोटोप्लाज्म। प्रोटोप्लाज्म आखिर टर्म क्या है? सेल विदाउट आउटर मेम्ब्रेन, जैसे पूरा का पूरा सेल रखा हुआ है, उसमें न्यूक्लियस भी है, उससे मेम्ब्रेन हटा दो, जैसे सेल मेम्ब्रेन निकाल दो तो क्या बच जाएगा? प्रोटोप्लाज्म बच जाएगा। तो प्रोटोप्लाज्म के अंदर बचेगा क्या? न्यूक्लियस हो गया और साइटोप्लाज्म हो गया। साइटोप्लाज्म के अंदर सेल ऑर्गेनल होगा और साइटोप्लाज्मिक इंक्लूजन होगा। ये क्या है? ये है नॉन लिविंग, जिनका कोई काम नहीं है सेल में। नॉन लिविंग, नो रोल इन मेटाबॉलिज्म, यानी सेल की एक्टिविटी में इनका कोई काम नहीं, ये बस सिर्फ पड़े हुए हैं, ये रिजर्व मटेरियल ऐसे भी कर सकते हैं। अब सेल ऑर्गेनल्स में हम लोग क्या क्या जानेंगे? यही मेन है हमारा ER, गोल्जी बॉडी, लाइसोसोम, वैक्यूल, माइटोकॉन्ड्रिया, क्लोरोप्लास्ट और भी बहुत सारे। मेन हमारा यही था। ये सब सिर्फ एक ओवरव्यू है सेल का, जो कि हमने क्लास 8 में ही पढ़ा था। अब क्लास 9th में आ गए, बड़े हो गए आप लोग, तो फिर अब एक एक करके सेल मेम्ब्रेन, सेल वॉल, फिर न्यूक्लियस, साइटोप्लाज्म, सेल ऑर्गेनल, सारे के बारे में पढ़ना पड़ेगा। चीज़ें बहुत बड़ी होती जाएगी और मैं तो समझा ही दूंगा, आपको भी मेहनत करने की जरूरत है। तो हमारा नेक्स्ट टॉपिक रहेगा सेल वॉल, देखते हैं। अब है हमारा पहला कंपोनेंट ऑफ सेल में सेल मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन है क्या? आउटर कवरिंग ऑफ द सेल। सेल के चारों तरफ जो रहता है उसे हम सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। ये है सेमी परमिएबल। सेमी परमिएबल का क्या मतलब है? जैसे सेल में किसी सामान का एंट्री होना या फिर एग्जिट होना, वो कौन डिसाइड करेगा? सेल मेम्ब्रेन। जैसे सेल वॉल तो सब को एंट्री दे देता है, लेकिन सेमी परमिएबल कुछ छाट छाट के उसमें से जो जरूरी काम हो सेल के लिए उसी को अंदर लेता है और फिर बाहर भी उसी को भेजता है, जो कि सेल के लिए हानिकारक है। और ये जो सेल मेम्ब्रेन है ये लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ होता है, वो हम फ्लूइड मोज़ेक मॉडल में देखेंगे। फंक्शन, इट गिव्स शेप टू द सेल। जैसे सेल मेम्ब्रेन का काम क्या है? चारों तरफ से कवर किए हुए, अगर वो चारों तरफ से कवर किए हुए, अगर वो स्क्वायर का चाहे तो स्क्वायर का शेप दे सकता है, पिचक करके सर्कल भी बन सकता है, ओवल भी बन सकता है। इट प्रोटेक्ट सेल फ्रॉम इंजरी। जैसे सेल है, अब कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ गया तो उससे भी बचाएगा कौन? हमारा सेल मेम्ब्रेन। इट रेगुलेट्स मूवमेंट ऑफ सब्सटेंस इन एंड आउट ऑफ द सेल। यही वाला पॉइंट यहाँ पे आ गया, अंदर बाहर अंदर बाहर।
अब आप लोग इसे नोट कर ले। अब मैं फ्लूइड मोज़ेक मॉडल बताने वाला हूँ। इसका क्या है, प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज मेड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर विद प्रोटीन इन इट। इससे समझ में नहीं आएगा, डायग्राम मुझे बनाना पड़ेगा। इसे नोट करें, उसके बाद फिर मैं बता रहा हूँ। ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल है क्या, देखिए प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ये रहा, ये रहा। इसमें एक टेल होता है और एक हेड होता है। अब इसे भी हम लोग समझेंगे। इधर का जो होता है, इसके ऊपर फ्लूइड होता है, मतलब वाटर, और ये होता है साइटोप्लाज्म। साइटोप्लाज्म के अंदर भी क्या है, फ्लूइड है, और फ्लूइड का मेन मतलब क्या है यहाँ पे, वाटर। वैसे यहाँ पे भी एक गोला, एक टेल, इसे हेड कहते हैं और नीचे वाले को टेल कहते हैं। डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है। हाँ, अब ये ऐसे क्यों है, जैसे ये बाहर का एनवायरनमेंट हो गया, एक्स्ट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के बाहर, और ये है इंट्रा सेल्यूलर मतलब सेल के अंदर। पहले तो ये फ्लूइड मोज़ेक मॉडल क्या कहता है, मेड अप ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब कि ये जो लिपिड है, एक एक लेयर तो ये हो गया, और दूसरा लेयर हमारा ये हो गया, बाइलेयर हो गया। अब क्या है, विथ प्रोटीन इन इट, मतलब कि इसके अंदर प्रोटीन होगा। ये हो गया प्रोटीन, ये हो गया प्रोटीन, इसके ऊपर भी प्रोटीन। जो ऊपर ऊपर होता है उसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। पेरिफेरल का मतलब होता है बाहरी, इसे हम पेरिफेरल प्रोटीन कहते हैं। और जो अंदर होता है उसे हम इंटीग्रल प्रोटीन कहते हैं। इंटीग्रल प्रोटीन, जो कि आधा धसा हुआ होता है या फिर पूरा ही धसा हुआ होता है। इंटीग्रल प्रोटीन भी दो टाइप के होते हैं, एक तो पूरा का पूरा अंदर एम्बेडेड हो गए, या फिर थोड़ा सा अंदर थोड़ा सा बाहर हो, ऐसे भी हो सकता है। ये तो साइटोप्लाज्म का है, और ये फिर फ्लूइड है, मतलब बाहरी इन्वायरमेंट है। यहाँ पे फ्लूइड है बाहर में। तो फिर ये जो फ्लूइड है, ये जो हेड है, ये हेड जो है वो फ्लूइड से अट्रैक्टेड होता है। इस साइटोप्लाज्म के अंदर भी क्या है, वाटर ही तो है, और इधर भी क्या है, वाटर है। तो जो हेड है वो वाटर को चाहता है, ये हेड यहाँ पे भी वाटर को ये पसंद करता है। तो पसंद करने को बायो में कहते हैं फिलिक। और ये जो टेल है ये नफरत करता है वाटर से, तो इसे हम कहते हैं फोबिक, जैसे हाइड्रोफोबिक। और ये हो गया हाइड्रोफिलिक। तो हेड ऑफ फॉस्फोलिपिड बाइलेयर, मतलब कि हेड ऑफ लिपिड लिख देता हूँ डायरेक्ट, ये हो जाएगा हाइड्रोफिलिक। ये पसंद करता है वाटर को, वाटर के साथ रहना। और ये जो टेल हो गया वो हाइड्रोफिलिक हो जाएगा। एक बार फिर से बता दो, प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो लेयर से बना हुआ होता है, पहला लेयर दूसरा लेयर, जिसमें प्रोटीन रहते हैं। ये हो गया एक प्रोटीन, दो प्रोटीन, ये पेरिफेरल हो जाएगा, मिटाई देता हूँ। ये हो गया पेरिफेरल प्रोटीन। चलो इतना बड़ा करके आसान होगा देखने। फिर ये इंटीग्रल प्रोटीन जो कि अंदर हो। फिर ये जो लिपिड है वो एक हेड का बना हुआ होगा, एक टेल का बना हुआ होगा। हेड जो है वो हाइड्रोफिलिक है, मतलब ये वाटर को पसंद करता है, तो साइटोप्लाज्म में भी वाटर है, और इधर बाहरी इन्वायरमेंट में भी क्या है, वाटर है। तो हेड हेड वाटर की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे, और जो टेल है वो हाइड्रोफोबिक, ये हाइड्रोफोबिक है, मतलब कि ये वाटर से दूर भागना चाहेगा, तो ये अंदर की तरफ धंस जाता है। यही है हमारा फ्लूइड मोज़ेक मॉडल। अब है ट्रांसपोर्ट, एक्टिव ट्रांसपोर्ट, पैसिव ट्रांसपोर्ट और बल्क ट्रांसपोर्ट।
यार ऐसे लिख लिख के बताने में आसान होता है, वीडियो भी छोटा बनेगा। अब मैं लिखते जाऊँ फिर बताते जाऊँ, उसमें टाइम बहुत जाता है। मतलब कि यही जो चैप्टर है ये 30-35 पेज का है आप लोगों के लिए, लेकिन अगर मैं लिख लिख के बताता जाऊंगा तो फिर ये 4 घंटे का वीडियो बने, 5 घंटे का वीडियो बने। और वैसे मैं लिख के बनाता हूँ तो फिर 1.5 घंटे में वीडियो खत्म हो सकता है। इसलिए मैं ऑनलाइन का मतलब ये है कि आपको कंसाइज वे में, मतलब कि एक सिंपल वे में मिल जाए करे, जो कि आप जल्दी से जल्दी चैप्टर को कवर कर सकें। इसलिए मैं अभी पॉज करके फिर से लिख के बताता हूँ। अब है ट्रांसपोर्ट ऑफ सब्सटेंस थ्रू सेल या प्लाज्मा मेम्ब्रेन। सेल मेम्ब्रेन और प्लाज्मा मेम्ब्रेन है कि पहला हमारा पैसिव ट्रांसपोर्ट, इसमें दो चीजें आती है, डिफ्यूजन और ऑस्मोसिस। पैसिव ट्रांसपोर्ट है क्या, इसे पहले समझते हैं। जैसे मैंने दो बर्तन लिया, ठीक, इन दोनों को कनेक्ट कर दिया नीचे से। अब जैसे मैं क्या करता हूँ, इसमें इतना पानी रखता हूँ और इसमें इतना पानी रखता हूँ। अब मैं आप ही लोग से पूछूंगा क्या होगा, पानी का लेवल कहाँ बढ़ेगा? ऑफ कोर्स इधर से इधर मूव होगा और फिर यहाँ आके दोनों फिर सेम हो जाएंगे। तो ये हो गया पहले हमारा फर्स्ट प्रोसेस, मतलब कि फर्स्ट स्टेप ऐसे था। लेकिन फिर ये बाद में कैसे हो जाएगा, दोनों तरफ इक्वल, इतना दो नंबर हो जाएगा। तो इसे कहते हैं पैसिव ट्रांसपोर्ट। पहला हमारा डिफ्यूजन, हायर कंसंट्रेशन जिसमें ज्यादा वॉल्यूम हो वाटर का, फिर लोअर कंसंट्रेशन, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन जाएगा टिल द कंसंट्रेशन बिकम इक्वल, देखिए दोनों इक्वल हो गया, इसे कहते हैं डिफ्यूजन। दूसरा क्या हमारा ऑस्मोसिस, इसमें है हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, ये है वाटर के लिए और इसमें गैसेस के लिए था। इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, मतलब कि ये वैसे ही नहीं होता कि इक्वली हो जाएगा। इसमें एक ये वाला मेन केस है हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, हाइपरटोनिक सॉल्यूशन, ये दोनों अलग अलग होता है। इट इज अफेक्टेड बाय एक्सटर्नल इन्वायरमेंट, जैसे बाहरी इन्वायरमेंट क्या है, बाहरी पानी कितना है, उसे हम देखेंगे इस्मोसिस में। पहला हमारा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन, इसे समझते हैं। हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में है जैसे हाइपो मतलब ज्यादा, ये है हमारा सेल। अब इसे पानी यहां से अंदर मूव कर गया है, इसे हम कहते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे यहाँ वाटर था, वाटर मॉलिक्यूल्स, इसके अंदर ज्यादा वाटर मॉलिक्यूल्स है। ये पहला हो गया हमारा एग्जांपल हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। दूसरा आइसोटोनिक सॉल्यूशन, यहाँ पर दोनों तरफ पानी का अमाउंट सेम है। सेम है, मतलब दोनों तरफ सेम सेम। तीसरा है हमारा हाइपरटोनिक सॉल्यूशन। हाइपरटोनिक क्या है, जैसे सेल को पानी की जरूरत नहीं, वो छोटा हो गया, इधर पानी का अमाउंट बहुत ज्यादा है बाहरी तरफ, अंदर बहुत कम है। ये हो गया हमारा तीसरा हाइपरटोनिक। ये हो गया आइसोटोनिक, दोनों तरफ बराबर। और ये हो गया पहला हाइपोटोनिक, इसमें अंदर ज्यादा होगा, बाहर कम होगा। इसमें होता है श्रिंकेज, इसको कहते हैं स्वेलिंग, सॉरी, ये होता है स्वेलिंग, फूल जाना। कैसे, पानी अंदर गया फूल जाएगा सेल। इसमें होता है श्रिंकेज, मतलब पिचक जाना, ये पिचक गया है सेल, ये हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। ये पियर्सन में कुछ गलती हो रखा है, दिखा रहा हूँ, हाँ ये वाला फिगर चार्ट, इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन और हाइपरटोनिक सॉल्यूशन दोनों चेंज कर दिए। जैसे इसमें हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, श्रिंकेज है, और इसमें क्या है, एब्जॉर्प्शन है, जबकि दोनों अपोजिट। अभी अभी फिगर में हमने देखा हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में क्या है, श्रिंकेज, लेकिन यहाँ फिगर क्या बता रहा है, हाइपोटोनिक सॉल्यूशन में स्वेलिंग। देखिए यहाँ पे स्वेल हो गया है आरबीसी, और यहाँ पर हाइपरटोनिक में दिखा है एब्जॉर्प्शन, जबकि हाइपरटोनिक में क्या हो रहा है, श्रिंकेज। तो ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है, अगर आपके पास न्यू एडिशन होगा तब सुधार भी हो सकता है, वरना नहीं है तो फिर सुधार कर लीजिए। अब इसके बाद हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट।
अरे एक्टिव ट्रांसपोर्ट भी कुछ नहीं है, इसे आसानी से ही समझा दूंगा। जैसे अब मैं पूछता हूँ आप लोग से, इन दोनों को हमने कनेक्ट किया। अब यहाँ पे इतना लोअर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है और यहाँ पर हायर कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है, ठीक। अब मैं ऐसा क्या करूं कि यहाँ वाला पानी भी इसी में चला जाए, क्या करूं? इस बोतल को मैं क्या करूं, मान लो ये बोतल है, तो मैं बोतल को कंप्रेस करूंगा। जैसे ही कंप्रेस करूंगा सारा का सारा पानी यहाँ से इधर चला जाएगा, तो इसे कहते हैं एनर्जी। हमने एनर्जी लगाया, एनर्जी कंज्यूम कर। तो यही हमारा एक्टिव ट्रांसपोर्ट। वैसे ये फिजिकल है, यहाँ पे तो सेलुलर लेवल की बात हो रही है, तो फिर ये एग्जाम्पल नहीं चलेगा। ये सिर्फ समझाने के लिए कि एनर्जी हमें देना पड़ेगा तभी यहाँ का पानी भी इधर जाएगा। इट यूजेज एनर्जी फॉर द ट्रांसफॉर्मेशन, फॉर ट्रांसपोर्टेशन। इसमें सोडियम पंप चैनल आता है और फिर पोटेशियम पंप चैनल, ये हायर क्लासेस के लिए, 11th के लिए, या फिर 10th में भी हो सकता हो, दे रखा हो। अब ये सेकंड हो गया हमारा। तीसरा है हमारा बल्क ट्रांसपोर्ट। ये क्या है? ये तो और आसान है। पहला हमारा एक्सोसाइटोसिस। एक्सो का मतलब होता है बाहर, एक्सोसाइटोसिस इसमें क्या होता है, सब्सटेंस मूव फ्रॉम इनसाइड टू आउटसाइड। जैसे सेल ने खाना खाया और उस खाने को खाने के बाद अब सेल को इस खाने में वेस्ट मिल गया, मतलब कि खाना जितना खाना था वो बच गया, अब ये वेस्ट बच गया है। अब इस वेस्ट को ये बाहर कैसे फेंकेगा? तो इसका एक प्रोसेस होता है अमीबा में। इसमें क्या होता है कि ये जो फूड होता है वो वेसिकल टाइप बना के, मतलब कि गोला टाइप बना के वेस्ट मटेरियल को यहाँ तक लाता है, फिर रिलीज कर देता है। यहाँ से ये वेस्ट मटेरियल बाहर चला जाएगा। इसको एक्सक्रीशन से नाम से जानते हैं। एंडोसाइटोसिस में क्या होता है, इसमें बाहरी इन्वायरमेंट से अंदर आता है, सेल के अंदर आता है। जैसे इसमें दो टाइप के हो गए, फैगोसाइटोसिस और पिनोसाइटोसिस। मतलब सेल खाना खाता है उसे हम फैगोसाइटोसिस कहते हैं, तो सेल जब पानी पीता है उसे हम पिनोसाइटोसिस कहते हैं। इसमें फ्लूइड अंदर आता है और इसमें फूड अंदर आता है। इसका एग्जाम्पल हो गया खाना खाना और ये पानी पीना। इसे कहते हैं एंडोसाइटोसिस। फैगो, इसके दो टाइप हो गए, फैगो और पिनो। बहुत आसान है ये सब तो पहले भी पढ़ा हो क्लास 8 में। अब हमारा है सेल वॉल। मैं तो बोर्ड पे लिख के बताऊंगा क्योंकि बहुत टाइम आप लोग का बचेगा, वरना मैं लिखते जाओ बताते जाओ वैसे में टाइम बहुत जाएगा। अब है हमारा सेल वॉल। सेल वॉल प्रेजेंट इन प्लांट्स, बैक्टीरिया एंड फंगी। प्लांट्स में किस चीज का बना होता है? सेलुलोज। बैक्टीरिया में किस चीज का बना होता है? पेप्टाइडोग्लाइकेन, नाम है रटना पड़ेगा। फंगी में किस चीज का बना होता है? सेल वॉल, काइटिन का। अब मेरा एक सवाल है आप लोग से, अमीबा में सेल वॉल किस चीज का बना होता है? कमेंट में बताइएगा। अब ये 3 लेयर्स ऑफ सेल वॉल। इसके 3 लेयर होते हैं सेल वॉल के। पहला है मिडिल लैमेला, दूसरा है प्राइमरी सेल वॉल, तीसरा है सेकेंडरी सेल वॉल। आई होप आप लोगों ने ये ऊपर वाला नोट कर लिया होगा, क्योंकि यहीं पर मैं समझाने वाला हूँ। मिडिल लैमेला है क्या, फिगर से ही समझ में आएगा। मिडिल लैमेला जैसे ये रहा एक सेल, ये रहा दूसरा सेल, इसके ऊपर क्या होगा? सेल वॉल होगा, एक आउटर कवरिंग, इसके ऊपर भी सेल वॉल होगा। अब जो इन दोनों को जो जोड़ता है उसे मिडिल लैमेला कहते हैं। मतलब कि इन दोनों के बीच में ग्लू लाइक का स्ट्रक्चर होता है। वैसे यहाँ पर भी एक सेल होगा, इन दोनों के बीच में भी ग्लू लाइक का स्ट्रक्चर होगा।
मतलब पूरा भरा हुआ, इन दोनों के बीच में भी ब्लू लाइट का स्ट्रक्चर होगा, इसे हम कहते हैं मिडिल लैमेला। तो ये हो गया हमारा आउटर मोस्ट, जैसे इसका आउटर मोस्ट में क्या हो जाएगा, यही तो है मिडिल लैमेला, ही तो है, चारों तरफ से कौन घेर के रखा है, मिडिल लैमेला। फिर क्या है, सेल वॉल, ये है प्राइमरी सेल वॉल, सेकेंडरी सेल, दोनों सेम ही है। क्या होता है, प्राइमरी सेल वॉल उतना मजबूती नहीं दे पाता, तो फिर सेकेंडरी सेल वॉल का मतलब यही सेल वॉल आधा डिपॉजिट होके उसको दूसरा नाम पड़ जाता है सेकेंडरी सेल वॉल। मतलब प्राइमरी सेल वॉल ही सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। आउटर मोस्ट लेयर कवर हो गया, हेल्प्स इन बाइंडिंग टू सेल वॉल, दो सेल वॉल को जोड़ने का काम करता है। किस चीज का बना होता है ये, कैल्शियम पैक्टेट, कैल्शियम पैक्टेट, इसे भी रखना पड़ेगा, कैल्शियम एंड मैग्नीशियम पैक्टेट भी कह सकते हो, बुक में दिया गया है। इट मेक्स प्लाज्मोडेस्माटा, अभी समझाता हूँ पहले यहाँ। प्राइमरी सेल वॉल क्या है, इनर टू मिडिल लैमेला, मिडिल लैमेला के अंदर ही तो है। इसका काम क्या होता है, स्ट्रेंथ एंड फ्लेक्सिबिलिटी, स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, फ्लेक्सिबिलिटी प्रोवाइड करता है। ये किस चीज का बना होता है, सेलुलोज का और पैक्टिन का। इट मेक्स सेकेंडरी सेल वॉल, अभी बताया कि ये सेकेंडरी सेल वॉल का फॉर्मेशन करता है। सेकेंडरी सेल वॉल इनर टू प्राइमरी वॉल, प्राइमरी वॉल के अंदर है, इम्परमिएबल टू H2O बिकॉज ऑफ सुबेरिन, इसे समझते हैं सुबेरिन। सुबेरिन एक प्रकार का फैट हो गया, इम्परमिएबल टू H2O, मतलब कि वाटर को अंदर नहीं आने देता। सुबेरिन फैट, फैट क्या करता है, रिपेल करता है ना। लिग्निन में भी डिपोजिट ऑन सेकेंडरी सेल वॉल, तो इसे हम लिग्निफिकेशन कहते हैं। इट में भी फाउंड और नोट, बताया जरूरत होगा तो बनेगा, वरना जरूरत नहीं होगा तो नहीं बनेगा। एक हमारा बच गया प्लाज्मोडेस्माटा, इसे भी समझाना है। अभी अभी हमने देखा कि प्लाज्मी मिडिल लैमेला क्या काम करता है, दो सेल वॉल को जोड़ता है। वैसे ही ये था हमारा पहला, ये था हमारा दूसरा सेल, ये रहा इसके अंदर का सेल, इसके बीच में मिडिल लैमेला होता है। तो मिडिल लैमेला क्या करता है, इन दोनों के बीच में इंटरकनेक्शन ज्वाइंट कर देता है, ऐसे करके, जिसको हम कहते हैं प्लाज्मोडेस्माटा। और ऊपर से वही होगा, मिडिल लैमेला होगा लेकिन बीच में प्लाज्मोडेस्माटा बन जाता है, यहाँ से यहाँ तक। फिर ये प्लाज्मोडेस्माटा क्या काम कर देगा, ट्रांसपोर्ट ऑफ मटेरियल बिटवीन टू सेल, इस सेल का जो मटेरियल होगा यहाँ तक पहुंचा देगा, मतलब ऐसे भी जा सकता है, ऐसे भी जा सकता है। सिंपल है चीज, बस। आई होप ये सब नोट कर लिया होगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। इतना सिंपल वे में बुक पढ़ोगे समझ में नहीं आएगा, लेकिन इसी चीज को पढ़ने के बाद बुक पढ़ोगे तब आराम से समझ में आएगा। अब है हमारा न्यूक्लियस। आज का हमारा लास्ट टॉपिक है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस है क्या, जैसे हमारे शरीर को चलने के लिए कंट्रोल सेंटर कौन है, ब्रेन, वैसे ही पूरा सेल को किस तरीके से फंक्शन करेगा सेल, वो कौन डिसाइड करेगा, न्यूक्लियस। तो इसका इसलिए नाम पड़ जाता है कंट्रोल सेंटर ऑफ द सेल। ये यूनिन्यूक्लिएट हो सकती है या मल्टी न्यूक्लिएट हो सकता है कोई ऑर्गेनिज्म, जैसे या तो सिर्फ उसमें एक न्यूक्लियस होगा एक सेल में, या फिर एक सेल में ही बहुत सारे न्यूक्लियस हो सकते हैं। ऐसा कब होता है, जब न्यूक्लियर डिवीजन तो हो जाता है लेकिन साइटोकिनेसिस नहीं होता। अब ये क्या है, ये है सेल डिवीजन के चैप्टर में। तो सेल डिवीजन अभी तक आप लोगों ने नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, आगे कोई चैप्टर में होगा, क्लास 9th के नहीं तो फिर क्लास 10th में जरूर होगा। वैसे क्लास 8th में भी इसके बारे में थोड़ा सा ही बताया गया है। इसमें क्या होता है कि एक साइटोकाइनेसिस होता है, एक कैरियोकाइनेसिस होता है। साइटोकाइनेसिस मतलब साइटोप्लाज्म का डिवीजन, कैरियोकाइनेसिस का मतलब न्यूक्लियस का डिवीजन। तो इसमें न्यूक्लियस का डिवीजन तो हो जाता है लेकिन साइटोकिनेसिस नहीं होता, तो फिर उसमें दो न्यूक्लियस रह जाते हैं। जैसे एक न्यूक्लियस था, डबल तो हो गया, लेकिन अब जब साइटोप्लाज्म की बारी आई कि अब उसे डिवाइड होना चाहिए लेकिन वो डिवाइड नहीं होता है। तो न्यूक्लियस के चार पार्ट्स होते हैं, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, ये हो गया न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो कि 2 लेयर का है, मेड ऑफ लिपिड एंड प्रोटीन, ये भी लिपिड और प्रोटीन का बना हुआ है। इट हैज न्यूक्लियर पोर्स, ये जो छेद छेद बीच में नहीं छूटे हुए इसी को न्यूक्लियर पोर्स कहते हैं। फॉर एक्सचेंज ऑफ मटेरियल, ये मटेरियल आखिर है क्या, ये मटेरियल है जो यहाँ पर बन रहा है। जैसे यहाँ पर क्या बन रहा है, यहाँ पर क्या बन रहा है वो हम आगे देखते हैं। फिर न्यूक्लियोप्लाज्म, फ्लूइड इनसाइड न्यूक्लियस, इसके अंदर जो भरा हुआ होता है, उस जैसे सेल में साइटोप्लाज्म था वैसे यहाँ पर
न्यूक्लियोप्लाज्म होगा। इट हैव क्रोमैटिन और न्यूक्लियोलस। इसके बीच में क्रोमैटिन होता है और न्यूक्लियोलस होता है। न्यूक्लियोलस, इसे न्यूक्लियोलस कहते हैं, इसे क्रोमैटिन कहते हैं। अब न्यूक्लियस क्या है? स्फेरिकल बॉडी इनसाइड न्यूक्लियस। इसके अंदर में जो ये स्फेरिकल बॉडी नहीं दिख रहा, इसी को हम न्यूक्लियस कहते हैं। इसमें कोई मेम्ब्रेन नहीं होता। ये जो दिख रहा है ये मेम्ब्रेन नहीं है, ये सिर्फ रखा हुआ है, गोल सा रखा हुआ है, जो जिसमें कोई भी मेम्ब्रेन नहीं है, ये सिर्फ पड़ा हुआ है। इट इज रिच इन प्रोटीन एंड आरएनए। इसमें आरएनए होता है और प्रोटीन होता है। इट प्रोड्यूसेस राइबोसोम। यही राइबोसोम बनाता है। हम लोग राइबोसोम राइबोसोम पढ़ते आ रहे हैं, लेकिन बनाता कौन है? यही, इसलिए इसका नाम पड़ जाता है राइबोसोम फैक्ट्री। अब है क्रोमैटिन मटेरियल। ये जो धागा धागा नहीं दिख रहा, इसी को हम क्रोमैटिन मटेरियल कहते हैं। इसे हम कहते हैं थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर हो गया, मेड अप ऑफ डीएनए। ये जितना भी थ्रेड लाइक का स्ट्रक्चर, ये है क्या? ये है डीएनए। ड्यूरिंग सेल डिवीजन इट कंडेंस इन क्रोमोसोम। ये जो क्रोमैटिन मटेरियल है, ये धागा धागा दिख रहा है, ये क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। अब यहाँ पर हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं क्या है ये। जैसे ऊन को देखा होगा आपने, बहुत फैला हुआ होता है। अगर जो उसे हम खोल के फैला दे तो वो बहुत फैल जाएगा, लेकिन वही ऊन का गुच्छा इतना छोटा सा में कंडेंस हो जाता है। वैसे यहाँ पर ये धागा फैला हुआ होता है, लेकिन जब सेल डिवीजन की बारी होती है तब ये क्रोमोसोम में चेंज हो जाता है। अब ये डीएनए क्या है? जीन से बना होता है। अब डीएनए बताया था कि ये क्रोमैटिन क्या है? डीएनए का बना हुआ होता है। क्रोमैटिन मेड अप ऑफ डीएनए। तो क्रोमैटिन डीएनए का बना हुआ है, और जो क्रोमोसोम है वो क्रोमैटिन का बना हुआ है। मतलब जीन से डीएनए बना, डीएनए से क्रोमैटिन बना, और क्रोमैटिन से क्रोमोसोम बना। ये क्रोमोसोम कब बनता है? सेल डिवीजन में। वैसे ये क्रोमैटिन ही कहलाएगा। सेल डिवीजन के वक्त ये क्रोमैटिन क्रोमोसोम बनता है। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। ये हमारा लास्ट टॉपिक है आज का। वीडियो काफी बड़ी हो गई है, तो हम कल पढ़ेंगे यूकैरियोटिक सेल, प्रोकैरियोटिक सेल, और फिर इसके जितने भी ऑर्गेनल बचे हैं, सेल ऑर्गेनल, उसके बारे में पढ़ेंगे। ये था हमारा प्रोटोप्लाज्म का न्यूक्लियस। अब दूसरा पार्ट आएगा साइटोप्लाज्म। वीडियो एंड करने से पहले मैं कुछ बताना चाहूंगा। जैसे मैं ये बोर्ड पे लिख लिख के बताए जा रहा हूँ, जिससे आप लोग का टाइम कम वेस्ट होगा। जैसे ये जितना भी कंटेंट है पियर्सन का, वो कम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए, तो फिर कम्पिटिटिव एग्जाम्स में स्पीड ही मायने रखती है। अब मैं यही वीडियो को लिख लिख के, मतलब कि ये जितना भी चीज़ है लिख लिख के बताता जाऊंगा, तो फिर ये 4 घंटे का वीडियो बनेगा। वैसे 1-1.5 घंटे में आपका टाइम भी कम हो लगेगा, उसके फिर ये चैप्टर भी कवर हो जाएगा। अब जैसे 40 पेजेस का है, अगर मैं अच्छे से एक्सप्लेन तो मैं कर ही रहा हूँ, लेकिन लिख लिख के एक्सप्लेन करते जाऊंगा तो फिर बताया लंबा वीडियो बन जाएगा, तो फिर आप लोग को दिक्कत होगी। तो ये मान लो तो सिर्फ समझाने के लिए है, और कम्पिटिटिव एग्जाम का मतलब ये है स्पीड अच्छी होनी चाहिए। आई होप आपको बात समझ में आई होगी। ऑल द वेरी बेस्ट। पढ़ाई करते रहें।